हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुंचलो। माय नेम इज गौरिश एंड आज पूरा ऐसा ड्रीम कम ट्रू मोमेंट है मेरे लिए, बिकॉज इवन बिफोर स्टार्टिंग यूट्यूब चैनल नीट के बाद ऑब्सेसिवली जिनके मैंने वीडियोस देखे, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि एमबीबीएस कैसे करना चाहिए, व्हाट आर द डूज, व्हाट आर डोंट्स, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और मेरे को लगा नहीं था दैट लाइफ विल कम एज अ फुल सर्कल एंड आई विल बी एबल टू इंटरेक्ट विद हिम। इनके जो वीडियोस है वो बिना कोई ऐसे बिना ड्रामा के, कोई कंट्रोवर्सी के, बहुत ही सिंप्लिसिटी और ऑनेस्टी में इन्होंने सारी चीजें बताया है। एंड दैट इज द रीजन वाई इनका फैन बेस इतना अच्छा है एंड ही इज गोइंग टू रीच 100K subs very very soon. It is no more Akshat Juneja, it is now Dr. Akshat Juneja in the house, and I welcome you and thank you so much for giving me this opportunity to interact with you. थैंक यू सो मच गौरीश। अभी रात के 12 बज रहे थे तो आई वुड हैव डेफिनेटली सेड कि यू मेड माय डे। सो नॉनदलेस आई गेस जो भी लाइक तारीफ गौरीश ने करी, दैट्स ऑल बिकॉज ही इज अ नाइस पर्सन and it's just कि I tried my level best to guide MBBS student, and I'm really even I'm more grateful कि students connected from all across India as well as even outside India, and it has been a great opportunity. Thank you, bhai. Okay, so I asked you all to ask him question related to MBBS और करना क्या चाहिए ऐसे MBBS में. So I will ask him one by one. So sir, पहला तो क्वेश्चन ये है that how are you feeling? मतलब अभी ऐसा 4.5 years का कोर्स आपने कर दिया है. It is considered as one of the lengthiest and difficult course. तो आपको internally कैसा लग रहा है कि finally डॉक्टर टैग आपको मिल गया? राइट, सो डेफिनेटली काफी मिक्स्ड फीलिंग होती है बिकॉज ऑब्वियसली एमबीबीएस में, क्योंकि जब हम फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करते हैं, आई गेस इफ वी काउंट द नंबर ऑफ एग्जाम्स दैट वी हैव गिवन, और सब में कांस्टेंट फियर रहता है कि पास हो पाएंगे कि नहीं, राइट। सो जो वो एक पूरा एक अमाउंट है, सबसे बड़ी खुशी तो मुझे इसी चीज की हो रही है कि अब मुझे एटलीस्ट यूजी लाइफ में कोई एग्जाम नहीं देना है, एंड पीजी में तो एक ही बार एग्जाम होता है थर्ड ईयर में, सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सो यस, सबसे बड़ी खुशी तो एग्जाम ना देने की है। दूसरी जो एक मिक्स्ड फीलिंग होती है वो है सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अभी तक क्या है, अभी आप स्टूडेंट थे, अभी आपका पेशेंट इंटरेक्शन बहुत ही लो लेवल पे होता था, कुछ दिक्कत नहीं थी। नाउ यू आर यू आर नॉट एन पोस्ट ग्रेजुएट और सम रेजिडेंट, बट स्टिल यू आर एन इंटर्न, विच इज अपने आप में यू हैव सम काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर घर वालों के लिए तो यू हैव बिकम अ स्पेशलिस्ट ओनली। तो वो एक जो काफी मिक्स्ड फीलिंग है कि इट्स अ वेरी ग्रेट फीलिंग टू बी ऑनेस्ट। इट टुक मी 2 to 3 days टू रियलाइज। मतलब सब जगह मिठाई बांटना, अपने स्कूल से लेके कोचिंग से लेके सब जगह, तो वो चीज थोड़ा अब जब ड्यूटी शुरू हुई है तो वो क्लियर हो रही है कि how different is that world to this world. So the golden key message which I would again suggest to all the audience watching, if you are a student, MBBS student, please embrace that time. Literally we all want to grow up, but when we grow up we all go back. So obviously wherever you are, enjoy that phase. देखो, अक्षत सर के तो एग्जाम हो गए, लेकिन आप सब लोगों के एग्जाम बाकी है और आप सबकी बिगेस्ट एग्जाम विच इज नीट यूजी अभी भी बाकी है। इसलिए मेरे पास एक बहुत स्पेशल ऑफर विच द क्रिसमस ऑफर ऑफ मेमोनीट। This is the lowest where Memonit package can get. You are going to get 50% off plus 10% additional discount on combos and bestseller pack. और ये newbies के लिए भी है. Only first 300 student who downloads using this link, which is my link. Sale is live from 24 to 27 midnight 12 PM. Rush fast. एंड वाई मेमोनेट? क्योंकि इसमें एग्जैक्ट नीट 2022 जैसे पैटर्न जैसे क्वेश्चन है, 3000 से भी ज़्यादा एसोसिएशन रीजनिंग के और मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन है जो बायोलॉजी में आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, फ्लैश कार्ड अवेलेबल है यहाँ पे, मैच द एलिमेंट अवेलेबल है, जम्बल्ड वर्ड वाले क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद करने के लिए टेक्निक है, यानी कि एवरीथिंग दैट इज़ गोइंग टू मेक योर स्टडिंग वेरी मच एंटरटेनिंग, सब कुछ अवेलेबल है। फिजिक्स के लिए भी फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए टेक्निक है यहाँ पे, वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल है ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड यू कैन फाइट 30+ ईयर ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ वीडियो सोल्यूशन। फॉर ईच प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 सिमिलर क्वेश्चन आर फ्रेम्ड सो दैट यू कैन रिकग्नाइज इट एंड वर्क इट इवन मोर। एंड सबसे जो बेस्ट टेक्निक है वो है इसकी स्पेशल रिविजन एल्गोरिदम, जिसके वजह से एवरी फर्स्ट डे, थर्ड डे, फिफ्थ डे जो है ये रिवाइज हो गए क्वेश्चन और अपने मेमोरी में स्टोर होते जाएंगे, एंड इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ गेम। फॉर मोर डिटेल चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ऑल्सो अब ये हिंदी में भी अवेलेबल है। I think that is the best
thing that we can hear today, that जहाँ पे हो वही चीज का पूरी तरीके से मजा लो. Okay, my next question to you will be sir कि जैसे कि आपने नीट पीजी के बारे में बताया, and it is kind of ऐसे ट्रेंड में चल रहा है. अभी तो मैं फर्स्ट ईयर से देख रहा हूँ कि बच्चे ऐसे नीट पीजी इवन बिफोर आई थिंक क्रैकिंग नीट यूजी, अभी नीट पीजी की बातें होने लगी है. सो व्हाट इज योर टेक ऑन इट, और आपने अगर कैसे नीट पीजी और अपने डेली एमबीबीएस के करिकुलम को हैंडल किया? राइट, सो यू नो आजकल जैसे कि ट्रेंड होते जा रहा है ना, किसी को भी आप बोलते हो तो वो बोलता है प्लेन एमबीबीएस किया है क्या. सो जो प्लेन एमबीबीएस है वो कहीं से कहीं तक भी ऐसा प्लेन तो नहीं लगता है, बट स्टिल क्योंकि हम खुद भी आजकल क्या हो रहा है ना, स्टूडेंट्स आर आल्सो वेरी ऑब्सेस्ड विद नीट पीजी ना, कि यू स्टार्ट अंडरमाइनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एमबीबीएस. So obviously that is something which nobody could change, because कंपटीशन का जमाना है अब. लाइक एमबीबीएस सीट्स इतनी बढ़ रही है कि हर स्टूडेंट को लगता है कि मैं क्या अलग करूं. सो एमडी में जाके और अलग लगता है कि अब और क्या करूं. सो दैट इज वन थिंग कि ऑब्वियसली यू शुड ऑब्वियसली गो फॉर हायर स्टडीज, दैट्स वन थिंग, बट कीपिंग अ स्ट्रेस इन माइंड इवन इन फर्स्ट ईयर. इवन आई गेट मेनी क्वेरीज दैट अभी से फर्स्ट ईयर में क्या ज्वाइन कर ले, कोई कोचिंग ऐप ले लें कि क्या करें. बट सीरियसली इट डज नॉट मेक सेंस इन एनी केस. इवन इफ नेक्स्ट हैपेंस or even if it is NEET PG, एक साल में कुछ भी नहीं होगा. So my only message would be even if you want to start your preparation, start it from second year, and there's no something such as कि starting preparation, because एक होता है कि चलो एक syllabus ही अलग हो गया एग्जाम का. Now this exam does not have a different syllabus. Syllabus would be the same as your MBBS curriculum. So if you go back through the say 4 to 5 years from now, तो पहले क्या होता था कि बस जो स्टैंडर्ड बुक्स होती थी, जैसे सेकंड ईयर में रॉबिन्स हो गई, फर्स्ट ईयर में गाइटन गेनोंग हो गई, तो लोग ये पढ़ते थे शुरू से और आखिरी के इंटर्न में एक रिव्यू बुक से सम अप करके एग्जाम देते थे. नाउअडेज विद द कोचिंग एप्स जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसका ट्रेंड कम हो गया है. हर कोई आजकल क्या बस वीडियो देखता है, नोट्स बनाता है और फिर सीधे क्वेश्चन करने बैठ जाता है. सो यू नीड टू वेरी प्रॉपरली अंडरस्टैंड दैट इन फर्स्ट ईयर यू शुड ऑलवेज बी एंजॉयिंग योर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स, बिकॉज दैट इज द ओनली टाइम व्हेन यू विल बी स्टडीइंग दोज. सेकेंड ईयर में भी रॉबिन्स आप पढ़ पाते हो, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं पढ़ पाते हो, और आप जो पढ़ते भी हो काफी डाइल्यूट फॉर्म में पढ़ते हो. तो इन द फर्स्ट ईयर तो यू शुड नेवर एवर थिंक अबाउट नीट पीजी प्रेपरेशन. कोई अगर आपको आके बोले भी तो माय ऑनेस्ट सजेशन वुड बी एंजॉय द फर्स्ट ईयर इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक एज वेल एज सोशल टर्म्स. अगर आपने सोशल बॉन्ड्स अच्छे बना लिए, आपका एक ग्रुप है कि आपके कॉलेज में एक जो लोग हैं जो काफी अवेयर हैं इस चीज को लेके, जो सीरियस भी हैं, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट. सो इन द फर्स्ट ईयर ऑलवेज फोकस ऑन द सब्जेक्ट्स. फर्स्ट ईयर वैसे भी आपको टाइम नहीं देता है, 9 to 4 आपका कॉलेज भी रहता है, फिर उसके बाद आपकी टेस्ट्स भी है, सोशल लाइफ भी है. सो सेकेंड ईयर से यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग. एंड रिगार्डिंग हाउ टू बैलेंस इट, देयर इज ऑलवेज वन की रूल कि जो आपको कॉन्सेप्ट है बस उस पर ध्यान दो. आप ये मत सोचो कि वो यहाँ कैसे आएगा, यहाँ कैसे आएगा. फिर वंस यू आर अप्रोचिंग एन एग्जाम, सपोज अभी सेकेंड ईयर में हो तो आपको नीट पीजी का तो सोचना ही नहीं है, आपको बस पढ़ना है. जब आपकी सेकेंड प्रॉफ की एग्जाम हो तो उसके 2-3 महीने पहले प्रॉफ के जो आईएमपी टॉपिक्स होते हैं वो निकला लो. इसी तरीके से जब अगर आपको सेकेंड ईयर में स्टार्ट करना है तो नीट पीजी की भी इंपॉर्टेंट लिस्ट होती है कि ये टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, तो उन पे आप ज्यादा एमसीक्यूज कर लो. सो डू अ कंसेप्ट, देन फोकस ऑन द टॉपिक्स आस्क्ड एंड देन सम इट अप. Okay, I think that is an amazing, advice which is given by sir. क्योंकि ऐसे एकदम ऐसे obsess होने की कोई जरूरत नहीं. Like similarly in my case, मेरे को नीट यूजी का एक्सपीरियंस है, तो बच्चे बोलते कि 8th स्टैंडर्ड से कर ले क्या, और 9th स्टैंडर्ड से पढ़ाई करना शुरू कर. बट इट डजंट मेक एट ऑल सेंस. ऑब्वियसली जेई मेंस एंड एडवांस एक अलग बॉल गेम है, उसके लिए शायद आपको ऐसे पहले से प्रिपरेशन करने की जरूरत है. बट नीट कैन प्रॉपरली बी डन इन योर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड. आई वुड सजेस्ट एनी 9th और 10th ईयर के बच्चों को कि प्रॉपरली, अगर सीबीएसई में हो तो एसचंद अच्छे से पढ़ लो, वो प्रॉपरली लाइन टू लाइन अपनी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लो साइंस की, एंड इससे आपका काफी हद तक खत्म हो जाएगा, कुछ ऐसा नया नहीं रहता है 11th 12th में. सो दैट इज अ वंडरफुल एडवाइस. ओके, नाउ बहुत सिंस आई एम इन फर्स्ट ईयर और मेरे ऐसे इंस्टाग्राम पे फ्रेंड ऐसे फर्स्ट ईयर के ही है, तो उन्होंने एकदम स्पेसिफिकली पूछा है कि हाउ टू स्टडी हिस्टोलॉजी एंड और एम्ब्रियोलॉजी के नोट्स निकालना वर्थ इट है क्या? राइट.
Definitely. So, if you talk about histology, embryology, so basically these are kind of short subjects or of your first year MBBS. एक होता है आपका पूरा anatomy and then ये छोटे छोटे एक मतलब sort of you can say थोड़ा सा entertainment purpose के हिसाब से. So उसको आपको उसी approach से पढ़ना चाहिए. Basically, once you have any short subject in any MBBS year, always focus on summing it up in 20 to 30 pages, right? So if say you are talking about histology, so histology mein if you start reading any particular book, then obviously even it could be very vast. But what you need to understand is जैसे हमारे colleges में journals होती हैं, हर colleges में होती हैं, तो कई बार histology में क्या होता है कि journal में ही आपको sufficient data मिल जाता है. Histology में आपको करना क्या है? You need to know the specimen of a particular slide, what are the key characteristic feature and what is the inference. So always focus on summing up all those say 30 slides if you have in your college. So just sum up those 30 slides in a table. So table will have 3 columns and it will max to max go to 5 to 10 pages. So in that way you can finish your histology once and obviously try to revise it more instead of just going to the random book, because क्या होता है library access होता है, तो हिस्टोलॉजी का बस एक जोश चढ़ा तो हिस्टोलॉजी की रैंडम बुक उठा ली. अब वो बुक इतनी बड़ी कि वो आपकी हो सकता है BD चौरसिया की फर्स्ट वॉल्यूम से भी बड़ी हो. So it's not possible for you to study at that particular level. Regarding embryology is the storybook of MBBS first year. ठीक है, तो like if you are very enthusiastic कि आपको आगे चल के ऑब्स गायनी में भी मदद मिले इस सब्जेक्ट से, so you can obviously think it as of a story. What we usually do is कि एम्ब्रियोलॉजी में अभी तो कोई लोग पढ़ता नहीं है, आखिरी के 1-2 महीने में पढ़ते हैं, तो क्या करते हैं वो सीधे उठा के टंग खोल लेते हैं, टंग का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है. अब जब तुमको कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ से क्या हो रहा है, so how you would directly study an organ development. So if you are starting off, चलो आपको कॉलेज में तो 3-4 महीने पहले पढ़ा दिया जाता है, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट पोस्टपोनिंग इट आप उसकी स्टोरी बनाना शुरू कर दो. तो आप कोई भी बुक उठाओगे एम्ब्रियो की, इंदरबीर सिंह, या आजकल तो काफी वीडियोस भी यूट्यूब पे अवेलेबल हो चुके हैं, तो ऑलवेज थिंक इट एज ऑफ अ स्टोरी कि पहले कैसे आपकी जर्म लेयर्स आई, फिर कैसे आपका पूरा डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद आपका ऑर्गन सिस्टम आए, तो उस तरीके से आपको चलना है. ऑब्वियसली इफ यू आर इन अ वर्स्ट केस देन आप ऑर्गन वाइज एग्जाम के पहले कर लो, बट अगर आई वुड सजेस्ट एम्ब्रियोलॉजी इज समथिंग व्हिच कैन बी एंजॉयड, बिकॉज क्या होता है एम्ब्रियोलॉजी चलती है पैरेलल टू हेड एंड नेक या न्यूरो एनाटॉमी, तो बच्चा उसमें इतना ट्रॉमेटाइज हो जाता है कि कुछ समझ नहीं आता है. तो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप उसको एज अ नॉवेल या एज अ स्टोरी बुक एंजॉय करते हो, क्योंकि आपका एग्जाम में वो पार्ट बन जाएगा, बस उसको आप एज अ स्टोरी बुक समझ लो, maybe then you can ratify the development of particular organs. I think that is amazing thing, and I would like continue with the question कि ऐसे starting में is it normal to feel ऐसे lost, because obviously बहुत different है जो कि नीट के प्रिपरेशन से, एंड बहुत टाइम लगता है. आई वुड से फॉर माई सेल्फ के ऐसे 3-4 महीने हुए हैं, लेकिन फिर भी स्टिल नाउ ऐसे एम्ब्रियोलॉजी में, क्योंकि अगर कुछ ऐसे फेरेंजियल आर्चेस वगैरह के कुछ याद नहीं आए एकदम से, तो एंड द वर्स्ट केस सिनेरियो अगर बाकियों को याद है और तुमको याद नहीं है, देन यू फील लाइक वेरी इंफीरियर. तो व्हाट वुड यू सजेस्ट कि ऐसा मतलब टाइम लगने देना चाहिए, थिंग्स इवेंचुअली डू फॉल इन प्लेस, या फिर व्हाट शुड वी डू? So I'll just tell you my story कि अभी भी मुझे कैसे lost feel होता है, right? So basically since I am preparing for my PG as well, so like उसमें भी जैसे I am sort of sometimes revising first year subjects, sometimes second year randomly. So even if today मतलब मैंने physiology, biochem, anatomy पे लगभग 100 videos बना रखी, मैंने खुद पढ़ा रखा है. Even after that, even after revising from XYZ sources, if I do a question randomly, मुझे नहीं बनता है, right? कई बार ऐसा होता है कि अरे ये तो पढ़ा नहीं, ये पढ़ा तो याद नहीं आ रहा है, स्ट्राइक नहीं कर रहा है, right? Even after all those things, because medical science is a very volatile thing. I have started my preparation. I am right now 2nd to 3rd month of preparing well for my PG, but still I am unaware कि मेरी approach सही जा रही है, नहीं जा रही है. I am still not very confident, because obviously it is a continuous process. Even कल तक मुझे जो approach थी, मैं आज हो सकता है उसको बदल रहा हूँ, right? So this is something we need to understand, that there is no a plateau कि यहाँ तक पहुंच गए, इसके बाद आपको सब smooth होगा. Because आप किसी भी level पे जाएंगे, आपको लगेगा अरे ये तो मैंने पढ़ा था, मुझे अप्रोच बदलनी है. So main approach जो आपको हमेशा समझनी चाहिए, वो है पढ़ने का तरीका. Everything else will fall in the place, but if you don't know how to study, then you can never be satisfied, because then you will always keep wondering. So uske liye you need to be very sort of awake
you need to be very someone who is listening to everyone. Like we say ना कि सुनो सबकी करो दिल की, राइट, बट उसके लिए आपको पहले सुनना पड़ेगा, राइट? नहीं तो आप बस दिल की करे जा रहे हो, फिर आप बोलोगे रिजल्ट नहीं आ रहा है. तो आप सुनो, बिकॉज इफ यू आर से यू आर वॉचिंग माई चैनल, इफ यू आर टॉकिंग टू योर सीनियर्स, so maybe my advice and their advice will differ because obviously we have faced different situations. So it's very important for you to keep having interaction with your seniors. Like right now you said कि lost feel हो रहा है, suppose अभी abdomen pelvis चल रहा हो, वो समझ नहीं आ रहा हो, तो at every point you need to understand कि कुछ better होगा. अगर upper limb शुरू में समझ में नहीं आता था, तो lower limb में तुमको समझ में आया कि चलो यार nerves ऐसे एक साथ so it will always, if you give the time, if you ride the storm, then obviously you will reach your destination. Yeah, I think that is amazing. I think time is the best healer, Right. and it will heal like everything, and everything will fall into place. I think you should trust the process and move on. I think nice. और आपके हिसाब से सर कौन सा ऐसा most useful subject है in the first year MBBS, या फिर तीनों ही equal importance रखते हैं? राइट, एक्चुअली कहना तो तीनों इक्वल इंपॉर्टेंस चाहिए, बट ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, सो ऑब्वियसली आई डिक्रीज द बर्डन फॉर यू ऑल. बायोकेम ऑल्दो इम्पोर्टेंट होता है, बट पीडियाट्रिक्स में कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट एनाट एंड फिजियोलॉजी इज समथिंग विच इज कोर इम्पोर्टेंट. बट इसमें आई विल सजेस्ट अ डिफरेंट थ्योरी फॉर यू ऑल. एनाटमी क्या होता है कि आप अभी पढ़ रहे हो, ठीक है, वेल एंड फाइन. आज से 4 साल बाद आप सर्जरी पढ़ोगे, आप ऑर्थोपेडिक्स पढ़ोगे, उसमें आप उसको इंटीग्रेट करोगे कि ये एनाटमी थी, इसका हर्निया जैसे आपने पढ़ा होगा, तो हर्निया को आप सर्जरी सीखोगे. तो वो चीज क्या होता है, पर वो इजी हो जाता है अप्लाई करना, बिकॉज एनाटमी समथिंग कि वो बहुत फैक्ट बेस्ड है, मतलब सॉर्ट ऑफ ये बाउंड्रीज है, ये बट फिजियोलॉजी आपको आखिरी में रुला देगी. दिस इज माई सॉर्ट ऑफ समथिंग विच आई वांट टू से वेरी, बिकॉज फिजियोलॉजी आपने अभी क्या होता है कि अच्छे से पढ़ते नहीं है. एनाटमी में पूरा टाइम चले जाता है, फिजियो में कोई गाइडेंस नहीं पढ़ पाता है. सेम्बुलिंगम पढ़ते हैं, एके जैन पढ़ते हैं. एके जैन इज अ गुड बुक ऑल्दो. सो बेसिकली आपका क्या होता है कि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते. फिर फार्मेकोलॉजी आएगी सेकेंड ईयर में, वो पूरी आपकी फिजियोलॉजी को निचोड़ देगी. तो अगर आपको वो नहीं बनता होगा, तो मतलब आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, मतलब यू विल लर्न थिंग्स, बट आपको वापस सोचना पड़ेगा. फिर मेडिसिन आएगी फाइनल ईयर में, जिसमें आपको कार्डियक आउटपुट में इतना ज्यादा घुमाया जाएगा कि कार्डियक आउटपुट कब कम हो रहा है, कब बढ़ रहा है, कि आप ये तक भूल जाओगे कि कार्डियक आउटपुट होता क्या है, राइट? सो यू नीड टू बी वेरी वेल वर्स विथ योर बेसिक्स, कि अगर आपको एनाटमी तो बन जाएगी, बट फिजियोलॉजी को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, एंड इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल योर इंटीग्रेशंस. I think I am very glad that I asked this question, because मेरे को लगा कि क्या ही क्वेश्चन पूछ रहे, पता नहीं इंस्टाग्राम पे ऐसे आके, but I think this is something which I will definitely keep in mind, because invariably anatomy को ज्यादा ही टाइम हम दे देते हैं, because obviously नया है सब्जेक्ट and पता नहीं है और बहुत वास्ट है और मेजोरिटी लोग इसमें से फेल हो रहे हैं. But I think this are really good. See, that is the reason why someone who has gone through the whole journey will give you a much more better idea. And I'm very thankful that you have told me this. Okay,